Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read fifth poem of your Beehive book, A Legend of the Northland. Now the question arises, what is a legend? Legend is an old story that passes from one generation to another and that may or may not be true. ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है और जो सच हो भी सकती है और नहीं भी, जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो सच है। हिंदी में इसके लिए लोक कथा या किंवदंती शब्द का इस्तेमाल होता है। एंड दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed. ये पोएम एक ऐसी लेडी की कथा सुनाती है जिसने सेंट पीटर को भी गुस्सा दिला दिया अपने लालच के कारण। अभी सेंट पीटर जो हैं, ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, शिष्य थे ये। Now let's read the poem and find out what the story is about. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड में, वेयर जहाँ पर, द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू, और रात में, सर्दियों में रात इतनी लंबी होती है कि वो सो नहीं सकते हैं पूरी रात। लोग पूरी रात वहाँ पर सो नहीं सकते हैं क्योंकि सोते हैं और जब उठ जाते हैं तो भी रात ख़त्म नहीं हुई होती है। विंटर्स में वैसे सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन उन एरियाज़ में कुछ ज़्यादा होता है। नॉर्थलैंड इज़ द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया के लिए ये नॉर्थलैंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एंड इट मे बी ग्रीनलैंड और रशिया और समवेयर इन द नॉर्दर्न रीजन नियर द नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है उसकी कहानी बताए। तो कहते हैं दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन के घंटे बहुत छोटे होते हैं। एक्चुअली सन रिमेन्स क्वाइट टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, और यहाँ पर जो सन रेज है वो बहुत कम पहुँच पाती है। तो क्या होता है कि दिन के समय बहुत कम समय तक रोशनी पहुँचती है और रात के समय बहुत लंबी हो जाती है वो, इसी कारण से। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. और उस नॉर्थलैंड रीजन में, यानी ये नॉर्थ पोल के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। स्विफ्ट मीन्स फास्ट एंड क्विक, जो कोई बहुत तेज़ी से काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड, दैट पर्सन और दैट थिंग, दैट एनिमल इज कॉल्ड ए स्विफ्ट एनिमल। तो वेयर दे हार्नेस मतलब होता है टू स्ट्रैप एंड फासन, किसी चीज़ को, किसी एनिमल को जैसे बांधा जाता है किसी गाड़ी में लगाने के लिए या हल में लगाने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्नेस। तो वहाँ पर क्या होता है, वो हार्नेस करते हैं, बांधते हैं किसको, स्विफ्ट रेंडियर को लगाया जाता है किसमें, टू द स्लेजेस पे लगाया जाता है व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है। अब स्लेज क्या होती है, स्लेज इज़ अ सॉर्ट ऑफ कार्ट विदाउट व्हील्स, जो कि वहाँ पर पोलर रीजन्स में यूज़ की जाती है फॉर ट्रैवलिंग, और उसमें रेंडियर को लगाया जाता है। रेंडियर वहाँ का क्योंकि वहाँ के मौसम के हिसाब से अडेप्टेड होता है,
तो उसका यूज़ हम वहाँ पर वो लोग स्लेज में एज अ कैटल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एनिमल की कोई घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी होती है, वैसे ही वहाँ पे रेंडियर की से चलने वाली स्लेजेस होते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि बेयर के बच्चे हों, भालू के बच्चे हों। कब्स क्या होते हैं? यंग वन ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल के बच्चे को हम यंग कब्स कहते हैं। तो एज इन ईयर अब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा फर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि वो सर्दी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए और वो गर्म रहे अंदर से। तो इस तरह के कपड़ों में वहाँ पर बच्चे कैसे लगते हैं, जैसे कि बेयर्स कब हों, जैसे कि भालू के बच्चे हों। सॉफ्ट सॉफ्ट फनी फरी से क्लोथ्स पहन के वो भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. क्या कहता है पोएट? They tell them a curious story. अब here the poet has used this word they and this word them. अब ये they मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग, और देम मतलब स्मॉल किड्स, छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। दे टेल देम क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और पोइट कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि ये कहानी सच है। एंड येट, फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, आपको एक लेसन मिलेगा, आपको एक सीख मिलेगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा। टेल मीन्स स्टोरी। तो क्योंकि इससे एक बहुत अच्छी सी सीख मिलने वाली है, इसलिए पोइट हमें ये वाली स्टोरी सुनाना चाहता है। लेट्स मूव फर्दर। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब हमारी कहानी असली शुरू हुई है। फोर्थ स्टेंजा में जाके हमारी ये कहानी शुरू होती है। और वो क्या कह रहे हैं, वंस, जैसे कहानियाँ शुरू करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, उसी तरीके से यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि जब गुड सेंट पीटर इस नीचे की दुनिया में रहा करते थे। अब ये वर्ल्ड बिलो का क्या मतलब है? एक्चुअली इन द माइथोलॉजिकल स्टोरीज ये माना जाता है कि जो अर्थ है वो बिलो का रीजन है, वो इंसान के रहने की जगह है, और ऊपर आसमान में हेवन है, कुछ स्वर्ग जैसा कुछ है, और उसे हम वर्ल्ड अबव कह देते हैं, और धरती को, क्योंकि हम यहाँ पर इंसान रहते हैं तो इसे वर्ल्ड बिलो कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सेंट पीटर जब इस दुनिया में रहा करते थे, नीचे वाली दुनिया में, ये जो पृथ्वी वाली दुनिया, इसमें रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स बोलिए, प्रीचिंग मीन्स टू गिव ए रिलीजियस स्पीच। जब आप किसी को उपदेश देते हैं, धार्मिक भाषण देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीचिंग। तो सेंट पीटर धरती पर रहा करते थे और यहाँ पर लोगों को अपने उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आपको पता है कि वो किया करते थे, सेंट थे, तो वो दुनिया में लोगों को शांति का, प्रेम का उपदेश दिया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब ये हर्थ क्या होता है? हर्थ कहते हैं फायर प्लेस को, जहाँ पर कुकिंग के लिए आग जलाई होती है। भट्टी को हम हर्थ भी कहते हैं। तो भट्टी में क्या है, उसमें फिर ब्रेड्स लगा करके उनको बेक कर दिया जाता था। तो अब ये क्या कहते हैं, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। कॉटेज मीन्स स्मॉल हट, छोटी सी झोपड़ी।
तो वो एक ऐसी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे। इन ट्रैवलिंग ऑन द अर्थ, जब वो अर्थ पर घूम रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो वो एक ऐसी छोटी सी झोपड़ी के घर दरवाजे पर पहुँचे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ, जहाँ पर एक छोटी सी महिला केक्स बना रही थी और उन्हें भट्टी में सेक रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्या हुआ कि सेंट पीटर जब वहाँ पर पहुँचे उसके दरवाजे पर और वो केक्स बना रही थी, तो ही वॉज बीइंग फेंट विद फास्टिंग। फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना, बहुत वीक फील करना। बहुत वीकनेस के कारण जो बेहोशी हो जाती है उसको भी फेंटिंग कहते हैं, और वीकनेस को भी फेंट कहते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्ट किया हुआ था उन्होंने, सारे दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और अब वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे, बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन लगभग ख़त्म हो गया था, तो उन्हें अपना फास्ट खोलना था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उन्होंने उससे कहा कि अपने इस स्टोर ऑफ केक्स में से, ये जो केक्स तुमने स्टोर कर रखे हैं, इकट्ठा कर रखे हैं, गिव मी ए सिंगल वन, मुझे सिर्फ एक केक दे दो। अब क्योंकि सन्यासी थे भले ही और फास्ट कर रहे थे, तो उन्हें वृद्धि में भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं वो लोग, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक केक दे दो। So she made a very little cake, but as its baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब क्या हुआ कि उसके पास जो स्टोर ऑफ केक्स था, बहुत सारे केक्स बनाए हुए थे, उनमें से नहीं दिया उसने। She made a very little cake, उसने क्या किया, बहुत ही छोटा सा केक बनाया। But as it baking lay, लेकिन जब उसने बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, तो उसने देखा, एंड थॉट, और सोचने लगी, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा केक मैं दे दूँ उनको ना। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, ये नीड का मतलब होता है आटा गूंथना। तो उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने क्या किया कि उसने थोड़ा और आटा लगाया, फिर से गूथा आटा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर एक छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने उसे पलटा, जब वो उसमें बेक कर रही थी, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने देखा कि ये केक तो उतना ही बड़ा बन गया जितना बड़ा मैंने अभी पहले रखा था कि ये नहीं दूंगी मैं। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उस लेडी ने क्या किया, she took a tiny scrap of dough, tiny बहुत small, very small, scrap मटेरियल थोड़ा सा टुकड़ा, of dough, डो होता है गुथा हुआ आटा, गूथने के लिए वर्ड यूज़ होते हैं नीड, KNEAD, और गुथे हुए आटे के लिए यूज़ करते हैं डो। तो उसने एक और छोटा सा टुकड़ा लिया आटे का, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल उसे गोल गोल घुमा के उसने पतला उसे बड़ा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और बहुत पतला क्योंकि उसने कर दिया था, तो वो ऐसा बना जैसा कि कोई वेफर होता है, कोई पतला सा ड्राई बिस्किट होता है, वे केक जैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल पतला सा बन गया, वेफर जैसा बन गया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो
उससे भी अलग नहीं हो सकी। पार्ट मीन्स टू गेट सेपरेटेड, उसे दे देना, उसे छोड़ देना, वो भी नहीं छोड़ा गया उससे। फॉर शी सैड, और इसीलिए उसने कहा, माई केक्स that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब उस लेडी ने जब देखा कि मैं ये बड़े बड़े, ये मेरे केक इतने बड़े बड़े हैं, मैं क्यों कैसे दूँ, फिर उसने वेफर बनाया पतला सा, लेकिन वो भी नहीं दे पाई। फिर वो कहने लगी, क्या कहने लगी वो, कि ये मेरे केक जो बहुत छोटे लगते हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं कि मैं किसी को नहीं दे दूँ, मैं किसी को ऐसे नहीं दे सकती इन्हें। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और इसीलिए उसने उन बने हुए केक्स को इकट्ठा किया और अपने शेल्फ पर रख लिया कि मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। देन गॉड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और जब उसने ऐसा काम किया तो सेंट पीटर बेचारे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उनको भूख लग रही थी, वीक थे, और ऐसी सिचुएशन में जब उस लेडी ने ऐसा बिहेव किया तो ही ग्रू एंग्री। अब इतने सीधे साधे जो संत इंसान हैं उनके साथ भी ऐसा किया जा रहा है तो उनको गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। एंड फेंट, फेंट मीन्स वीक, तो वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली, और यकीनन, सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मीन्स होता है एंटिस करना, किसी को कोक्स करना, किसी को उकसाना किसी चीज़ के लिए। तो इस तरह का बिहेव करने वाली वुमेन जो है उनको गुस्सा दिलाने के लिए इनफ थी, सफिशिएंट थी, उसे उन्हें उसने गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और उन्होंने क्या कहा गुस्से में, he said, उन्होंने कहा, you are far too selfish, कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो, to dwell in a human form, और तुम्हें इस इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं है। dwell means लिव, रहना, जीना। तो क्या कहा कि तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि इंसान के पास दोनों चीज़ें होती हैं, फूड भी होता है, शेल्टर भी होता है, रहने की जगह भी होती है, खाना भी होता है खाने के लिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग होती है जिसे जला के वो अपने आप को गर्म रखता है। तो इस इंसानी रूप में रहने लायक तो तुम हो ही नहीं। और उसके बाद सेंट पीटर ने क्या कहा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। क्या कहा उन्होंने कहा कि अब से, नाउ, अब से, यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम्हें ऐसे ही घर बनाना पड़ेगा जैसे पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, स्केंटी मीन्स वेरी लिटिल, कि बहुत थोड़ा सा तुम्हें फूड मिलेगा, और वो भी कैसे मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, कि कठोर सूखी लकड़ी में सारा दिन छेद करते रहोगे, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा भोजन मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या हुआ, then, और फिर जब सेंट पीटर ने ये बात कह दी, then, उस समय, up she went through the chimney, वो सीधा चिमनी से ऊपर निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसके बाद वो कोई शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और उस चिमनी के टॉप से, ऊपर से क्या निकला, एक वुडपेकर निकला उड़ता हुआ।
फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब ये लेडी एक बर्ड में बदल गई थी, अब वो लेडी एक वुड पैकर बन गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. और क्या हुआ? She had a scarlet cap on her head, कि उस लेडी ने एक स्कारलेट कलर की, एक रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की कैप पहनी हुई थी जब वो वहां पर थी। एंड दैट हैज़ लेफ्ट द सेम, और उसकी वो कैप उसके सिर पर अभी भी रह गई है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके जितने भी बाकी कपड़े थे वो सब जल गए, वो ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और सारे कपड़े काले हो गए जैसे कि कोयले की फ्लेम में कोई चीज़ काली हो जाती है। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और क्या कहता है पोइट? एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कि हर एक कंट्री स्कूल बॉय ने, कंट्री मीन्स रिलेटिंग टू विलेज, गांव से संबंधित, तो रूरल कह सकते हैं यहाँ पर, रूरल गांव का लड़का, या फिर कहते हैं कि हर एक गांव के बच्चे ने उसे जंगल में देखा है। वुड का मतलब यहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट है, जंगल में देखा है। वेयर, जहाँ पर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो जहाँ पर वो आज भी पेड़ों के बीच में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और लकड़ी में छेद करती रहती है अपना भोजन पाने के लिए। सो सेंट पीटर punished that lady in this way, and the story gives us a message that we should be kind to others, otherwise we may be punished by God. अच्छा देखिए, बताया गया अ बैलड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। ये पोएम जो है लेजेंड होने के साथ साथ ये एक बैलड भी है। और बैलड क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी होती है, ए सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग होता है नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, जो कि कहानी सुनाता है छोटे छोटे स्टैंजाज में। तो बैलड की क्वालिटी क्या होती है? बैलड एक पोएम होती है जिसमें छोटे छोटे स्टैंजाज होते हैं, और उन छोटे छोटे स्टैंजाज में एक किसी कहानी को सुनाया जाता है। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, और ये लोक गीत एक तरह से हिंदी में जिन्हें कहते हैं वही है ये बैलेड, और ये लोक संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। और पॉपुलर कल्चर, उसे लोक संस्कृति भी कह सकते हैं या पॉपुलर संस्कृति भी कह सकते हैं, आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और जनरली ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ओरली, केवल सुना सुना कर ही पास ऑन किए जाते हैं। और अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड, और ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो है वो एक इसी तरह की बैलेड है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। लेट अस look at the literary device used in this poem. First of all, we shall talk about rhyme scheme of the poem. All the stanzas have same rhyme scheme, and that is A B C B. अब आप किसी भी स्टैंजा को उठा लीजिए इसके, सपोज कीजिए हमने सेकेंड स्टैंजा उठाया, तो अगर हम इसमें देखें तो ये रेनडियर, इसको हमने ए नाम दिया इस लाइन को। फिर स्नोज, स्नोज में हमने, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा तो हमने बी बनाया स्नोज को। कब्स भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो सी हो गया। और
क्लोथ्स मैचेस विद द स्नोज, ये स्नोज से राइम कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। स्टोरी किसी से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हमने ए ले लिया। ट्रू किसी से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बी हो गया। लेसन नहीं कर रहा, तो सी हो गया। लेकिन यू ट्रू से मैच कर रहा है, तो ये बन गया बी। तो हमारी अगेन राइम स्कीम ए बी सी बी। पूरी पोएम के सारे स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम फॉलो की गई है, ए बी सी बी। Then we find many examples of alliteration in this poem. alliteration के भी बहुत सारे examples हमें poem में देखने को मिलते हैं। For example, ये फर्स्ट स्टैंजा ही अगर हम ले लें, तो ज़रा फर्स्ट स्टैंजा की 4th लाइन देखिए। दैट, दे, देम, थ्रू, द साउंड इज बीइंग रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या है, alliteration, क्योंकि alliteration, what is alliteration? alliteration is the repetition of the same consonant sound in a single line। किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड्स का रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन हो गया। ज़रा सेकेंड स्टैंजा में देखिए, 4th लाइन, फनी फरी क्लोथ्स, फर्स्ट साउंड इज बीइंग रिपीटेड, सो हियर ऑल्सो वी फाइंड एलिट्रेशन। लुक लाइक, ल साउंड इज बीइंग रिपीटेड, सो हियर ऑल्सो वी फाइंड एलिट्रेशन। आगे देखिए, थर्ड स्टैंजा में दे, देम, द साउंड इज बीइंग रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज हियर। देन येट, यू, य साउंड इज बीइंग रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज ऑल्सो हियर। देन टेल, टेल, टू, again t sound is being repeated, so here we find alliteration. Let's move further. In this stanza we find woman was, the sound is being repeated. Then them, the sound is being repeated. Then faint, fasting, first sound is being repeated. So here also we find alliteration. Here still smaller, sa sound is being repeated, so here again we have alliteration. Then in this stanza, took, tiny, t sound is being repeated. Then so here also we have alliteration. Again, she, sad, seem, small, sa sound is being repeated. Then we find build, bird, b sound is being repeated. And by, boring, b sound is being repeated. Here again we have alliteration. So
we find a number of instances where we have found the literary device alliteration in this poem. Then another literary device used in this poem is repetition. Repetition is the repetition of the same words in the poem. अगर हम इस पोम में देखें तो इसमें रेपिटेशन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बिगिनिंग में ही एट द वेरी बिगिनिंग द वर्ड अवे अवे हैज़ बिन रिपीटेड, तो यहाँ पर क्या है, रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो इसको एम्फसाइज किया गया है कि वो बहुत दूर की बात बताई जा रही है। देन वी फाइंड रेपिटेशन, इंस्टेंस ऑफ रेपिटेशन इन द रोल्ड एंड रोल्ड, बार बार पतला किया उसे, और मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है कि उसने उसे अपनी तरफ से बहुत पतला, बहुत छोटा बनाने की कोशिश की ताकि ना मिले, कि उसे बहुत थोड़ा सा हिस्सा देना पड़े। देन वी फाइंड boring and boring and boring. Boring word is being repeated to emphasize that she will have to work very hard. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे अपना खाना हासिल करने के लिए। ये बात रिपीट करने के लिए यहाँ पर बोरिंग वर्ड्स का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट देखें तो अगेन बोरिंग बोरिंग, यहाँ पर बोरिंग वर्ड का रेपिटेशन हुआ है। तो इस तरह से इस पोम में हमें लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन का भी यूज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और लिटरेरी डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं एंजैममेंट। एंजैममेंट मीन्स द सेम लाइन इज कंटिन्यूइंग इन टू और मोर देन वन लाइन्स, वन और मोर देन वन लाइन्स। अब ज़रा इस पैसेज को देख लें, लास्ट वाले को भी देखें अगर हम, तो एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, एक ही सेंटेंस है जो दो लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब यहाँ पर क्या है, वही सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो दोनों लाइन में वही सेम सेंटेंस चल रहा है। ऐसे यहाँ पे दोनों लाइन्स में सेम ही सेंटेंस चल रहा है। तो इस तरह की जो लिटरेरी डिवाइस होती है उसे हम एंजैममेंट बोलते हैं। ENJAMBMENT, ये होता है एंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस। तो इसका भी यूज़ यहाँ पर किया गया है। और ये एंजैममेंट का यूज़ आप इसके ऑलमोस्ट हर स्टैंजा में देखेंगे। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, उसके सिर पर लाल टोपी थी और वो ऐसी की ऐसी रह गई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। एक ही लाइन है, वही लाइन यहाँ से कंटिन्यू होके इसमें भी जा रही है ना, और यहाँ पर ये कंटिन्यू होके इसमें भी जा रही है। तो दोनों लाइन्स में एक ही बात को कंटिन्यू किया गया है, यानी लाइन भले ही दो हो गई हैं लेकिन सेंटेंस वही चल रहा है। अगर हम बिगिनिंग वाले भी देख लेते हैं, चलिए कुछ बीच में से कुछ स्टैंजा देख लेते हैं। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट टू फ्लैट। अब वही डो है जिसको उसने रोल किया है, ऐसे ही एंड बेक थिन एज अ वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। उसने पतला सा बेला लेकिन फिर भी उससे वो छोड़ नहीं पाई। तो यहाँ भी दोनों लाइन में एक ही सेंटेंस है, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है। अब ज़रा बिगिनिंग वाले कुछ स्टैंजास देख लेते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। अब यहाँ पे भी देखिए तो नॉर्थलैंड में बात ख़त्म नहीं हुई, जहाँ उसके बाद आगे बढ़ रही है कि जहाँ पर दिन छोटे होते हैं।
and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, कि nights इतनी लंबी होती हैं कि उनमें सोया नहीं जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पूरी पोएम में लगभग एन्जैम्बमेंट लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ होती है। So with this we come to the end of the poem. I hope you would have got the meaning of the poem and message also. Message here given by the poem is that we should be kind, considerate and sympathetic towards the suffering of others, and we should always be generous and helpful to others. So be polite, be generous, help others, and nowadays stay home, stay safe. इधर उधर बेकार में मत घूमिए. Home is the best place in the world. Keep studying because you have time to study now. So if you want, you can do much better than you did in the school days. तो अब आप मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए. Stay home, stay safe, stay motivated and keep studying. Thank you. Have a nice day.